Good morning everyone. I welcome to you all in your accounts class. So today we are going to start new chapter. Chapter 7, Dissolution of Partnership Firm. Dissolution of Partnership Firm means हमने अब पार्टनरशिप फर्म को जब ख़त्म करना है मीन्स डिसॉल्व कर देना है तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। हमारे पास दो टॉपिक आते हैं, एक होती है पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना, एक आता है फर्म को ही डिसॉल्व करना। कोई इनका डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। जब हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करनी है इट मीन्स जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो रहे हैं बट बिजनेस सेम है, दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने आपस में ए और बी दो पार्टनर है, उन्होंने पार्टनरशिप ख़त्म की है तो बिजनेस वो वही रख रहे हैं। 3 पार्टनर थे, एक निकल गया, 2 रह गए, तो इट मीन्स पार्टनरशिप पे इफेक्ट है। पार्टनर्स के रिलेशनशिप चेंज होंगे बट बिजनेस जो है वो सेम रहता है, बिजनेस कंटिन्यू। सेकेंडली जो हमारे पास होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स हमने पूरे बिजनेस को ही ख़त्म करना है। ए और बी दो पार्टनर थे, बिजनेस कर रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि हमने बिजनेस बंद करना है, दैट मीन्स फर्म को डिसॉल्व करना है, दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो फर्म इज़ डिसकंटिन्यू मीन्स हमने उसको क्लोज कर देना है, उसको वाइंड अप कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी जिसका भी जो लायबिलिटीज़ हैं जो भी होंगी वो हमने अब क्लियर करनी है। तो आपको ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बेटे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स हमने फर्म को डिसॉल्व करना है, हमारा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है ना कि इसके ऊपर। मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। और फर्म की डिसोल्यूशन जब पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन होती है विच मीन्स चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, और एक द फर्म जो होगी वो कंटिन्यू बिजनेस करती रहेगी। तो जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है हमारा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग द पार्टनर इन द फर्म, जिसमें पार्टनरशिप जो होगी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। इस केस में जितनी भी आपकी बिजनेस की एसेट्स होंगी वो हमने बेच देनी है। जिसके आउटसाइडर के लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, हमने उनकी पेमेंट क्लियर करनी है। फिर उसके बाद हमने जो बैलेंस है वो पार्टनर में ट्रांसफ़र कर देना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म स्टार्ट करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे मोड हैं जिसकी वजह से फर्म को डिसॉल्व होना पड़ता है, मतलब कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो फर्म है हमारी वो डिसॉल्व हो जाती है। फर्स्ट इज़ द म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनर का आपस में एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली इस टाइम पे फर्म को डिसॉल्व होना ही है, तो उस टाइम वो फर्म को डिसॉल्व कर देंगे क्योंकि सारे पार्टनर एग्री कर रहे हैं कि अब हमने बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, किस केस में कंपल्शन है कि उसके बाद आपको फर्म को वाइंड अप करना ही पड़ेगा। रीज़न इज़ व्हेन ऑल द पार्टनर और ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, या तो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, या सारे पार्टनर बैंकरप्ट हो गए, तो उस केस में कंपल्सरी है अकॉर्डिंग टू आवर लॉ आपको फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। व्हेन बिजनेस फर्म बिकम अनलॉफुल, आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया, तब कंपल्सरी है कि आपको वो बिजनेस बंद करना पड़ेगा, आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा बाय नोटिस। कई बार क्या होता है कि कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आ जाता है कि पार्टनर्स की जो इंटेंशन हम बोल सकते हैं कि एज़ पर विल वो बिज़नेस आगे अब नहीं कर रहे, तो उस केस में भी जो नोटिस है वो आएगा तो आपको वो फर्म जो है वो बंद करनी पड़ेगी।
ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. फर्स्ट इवेंट इज़ एक्सपायरी ऑफ द टर्म. आपकी ड्यूरेशन आपने रखी थी बिजनेस में 2 साल, 3 साल, 10 साल, 5 साल. जैसे ही वो ड्यूरेशन कंप्लीट हुई देन फर्म डिज़ोल्व होगी. कंप्लीशन ऑफ वेंचर. वेंचर मतलब आपका एक एग्रीमेंट था, आपका एक टारगेट था, बिजनेस था. जैसे ही वो वेंचर आपका कंप्लीट हो गया, आपने वो बिजनेस का जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम बोल सकते हैं या प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं वो कंप्लीट हो जाता है, देन आपको वाइंड अप करना पड़ेगा बिजनेस को. पार्टनर की डेथ हो जाती है तब कंपल्सरी है फर्म डिज़ोल्व होगी, तब नई फर्म हमारी बनेगी. नेक्स्ट वन इंसॉल्वेंसी का केस, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर लिया. डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, मतलब मेंटली अपसेट हो गया, अब वो लायबल नहीं है बिजनेस डिसीजंस लेने में, देन आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा. पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, देन इस केस में भी डिसॉल्व होगी फर्म. पार्टनर इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. एग्रीमेंट इज़ ब्रेक प्रेजेंटली बाय द पार्टनर और पार्टनर. तो उस केस में भी एग्रीमेंट जब आपका हो रहा है तो आपको डिज़ोल्व करना पड़ेगा, चाहे एक पार्टनर हो चाहे सारे पार्टनर की वजह से है. कोर्ट ने फाइंड आउट किया है कि डिसोल्यूशन ही इसका एक सोल्यूशन है, जस्टिफाई कर रही है, तो वो डिज़ोल्व करनी पड़ेगी. एंड व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट कैरी आउट एंड एक्सेप्टेड लॉस. अब लॉस आ रहा है बार बार बिजनेस में, तो इससे अच्छा है कि आप बंद कर लो, तो कोर्ट तब भी आपको बंद करने को बोल सकती है. तो ये कुछ जर्नल सा टॉपिक था आपका, किन किन रीजंस की वजह से बिज़नेस जो है वो बंद करना पड़ता है. क्योंकि बिज़नेस हर कोई चाहता है कि वो कॉन्टीन्यूटी में चलता रहे, पर कुछ रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें बिज़नेस को क्लोज़ करना पड़ता है. अब बेटे अगर बिज़नेस क्लोज़ होना है तो बिज़नेस को बंद करना भी ईजी नहीं है. अगर स्टार्ट करना ईजी नहीं है तो बंद करना भी ईजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक छोटी पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है. तो यहाँ पे सेटलमेंट जल्दी हो सकती है, बट अगर हम किसी बड़ी कंपनी की बात करें कि कंपनी को बंद करना है, तो उसको बंद करने में ही 10-15 साल जो है वो आराम से लग जाएंगे. वो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे. तो अब के लिए हमारा जो टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिज़ोल्व करना है. तो उसके लिए हमने अकाउंट्स जो हैं वो सेटल करने हैं अपने, और जो पेमेंट होगी वो हमने क्लियर करनी है. तो लेट्स स्टार्ट. जब पार्टनरशिप फर्म हमारी डिज़ोल्व होगी तब कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है हमने करनी. मीन्स जब हमने अपनी फर्म को बंद करना है, आपने अभी तक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ किया, जिसमें आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट. अब बेटे डिसोल्यूशन के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा. फर्स्टली हमने बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग होता है हमने अपनी एसेट्स को रियलाइज्ड करना है. रियलाइज्ड का मतलब एसेट्स को बेच के हमने पैसे लाने हैं, और जिसके पैसे हमने देने हैं वो पेमेंट हम क्लियर करेंगे. दैट इज़ योर रियलाइजेशन अकाउंट. तो आपने रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से क्लियर करके फिर अपने क्वेश्चंस को करना है. रीवैल्यूएशन होती है एसेट्स की रीवैल्यूएशन, वो जब बिज़नेस कंटिन्यू होता है तब हम करते हैं. रियलाइजेशन कब बनाया जाता है, जब हम अपने बिज़नेस को बंद कर रहे हैं, और बंद करने के केस में जो एसेट्स हैं उनको बेचा जाएगा और लोगों के पैसे दिए जाएंगे. इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, तो उसका अकाउंट हम बनाएंगे. पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, यूजली तो रियलाइजेशन के बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है. और लास्ट में हमारा बनेगा बैंक और कैश अकाउंट. जैसे पिछले टॉपिक्स में बैलेंस शीट बना के बैलेंस मैच होता था, अब ऐसे ही कैश और बैंक अकाउंट बना के हमारा बैलेंस मैच होगा. तो मेन ये 3 अकाउंट तो बनेंगे ही बनेंगे, रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट. अब हमने आज स्टार्ट करना है अपना फर्स्ट टॉपिक, रियलाइजेशन अकाउंट. ये चैप्टर बहुत इजी है, बट ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आती है सभी को कि आपने बेटे अभी तक काफ़ी चैप्टर्स में रीवैल्यूएशन किया हुआ है, तो
उस कॉन्सेप्ट को अब आपने थोड़ा साइड पे कर देना है, क्योंकि अब हमने रियलाइजेशन करना है। तो ये थोड़ा सा चेंज है इसका कॉन्सेप्ट, वो मैं आगे जाके अब क्लियर करती हूँ आपको। तो अब हम करेंगे रियलाइजेशन का परफॉर्मा। सिंपल परफॉर्मा है, डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर अमाउंट। तो इसका फॉर्मेट हमने कैसे बनाना है, फर्स्टली हमने यहाँ पे बेटे सारी एसेट्स टू वाली साइड पे ट्रांसफ़र करनी है। आपको क्वेश्चंस में एसेट्स गिवन होंगी, आपने क्या करना है, उन एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है। मतलब अलग अलग, मैंने स्पेशल लिखा भी हुआ है इंडिविजुअल एसेट, मतलब लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, सारी एसेट्स आपने ट्रांसफ़र करनी, बट एक्सेप्ट कैश और बैंक। क्लियर? तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने सारी एसेट्स इस साइड लिख देनी है, टू लैंड, टू बिल्डिंग, टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर, हर एक एसेट, बट कैश और बैंक आपने नहीं लेना। क्लियर? इसके बाद सेकेंड स्टेप आपने बेटे लेनी है लाइबिलिटीज़, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, तो ये भी आपने बाय वाली साइड लिखनी है। अब जैसे डेटर्स गिवन होते हैं तो कई बार डेटर्स में प्रोविज़न माइनस होती है ना, तो यहाँ पे आपने ग्रॉस डेटर ट्रांसफ़र करने हैं और जो प्रोविज़न होगी वो प्रोविज़न हमने ट्रांसफ़र करनी है ऑन दिस साइड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करके अब हमने इन केस अगर रिज़र्व गिवन है तो अपने रिज़र्व को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना। रिज़र्व कौन सा, जर्नल रिज़र्व नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। ठीक है, तो जर्नल रिज़र्व नहीं यहाँ पे आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट ही होगा जैसे पहले होता था। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व जो है बेटे यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अभी तक हमने एसेट ट्रांसफ़र की, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की, प्रोविज़न डाल दी, ये रिज़र्व भी चला गया इधर क्योंकि ये भी लाइबिलिटी साइड गिवन होता है। अब क्वेश्चन में जैसे आपको एडजस्टमेंट गिवन होंगी, उसमें जो कोई एसेट रियलाइज्ड होगी, रियलाइज्ड का मतलब मैं आपको अब क्लियर कर देती हूँ दोबारा। रियलाइज्ड मतलब एसेट्स को बेच के जो पैसे आते हैं, दैट इज़ हम रियलाइज्ड वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए। तो जब हमने एडजस्टमेंट आपको गिवन दी होगी, क्योंकि हो सकता है बैलेंस शीट में एसेट यहाँ पे ज़्यादा थी, नीचे एडजस्टमेंट में जो एसेट बिकेगी सिर्फ हमने वो ही लेनी है यहाँ पे। तो बाय बैंक या कैश जो भी आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे। एसेट्स रियलाइज्ड, जैसे फर्नीचर रियलाइज्ड हो गया बाय बैंक, इसके अंडर फर्नीचर, प्लांट, जो जो रियलाइज्ड हो गया वो हमने यहाँ पे लिख लिया। कई बार क्वेश्चन में आएगा कि पार्टनर ने ये एसेट टेकन ओवर कर ली, तो बेटे टेकन ओवर आपने क्या लिखना है उसको, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, पार्टनर ने एसेट को टेकन ओवर कर लिया। ठीक है, अगर तो वो बिक गई बाय बैंक, अगर एसेट पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हमने उसका नाम मेंशन कर देना है जो भी एसेट वो लेके गया। अब क्वेश्चन में गिवन हो चाहे गिवन ना हो, यू हैव टू पे आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ बेटे कौन सी होती है, लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एक्सेट्रा। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में पार्टनर का लोन गिवन है तो ना तो वो लाइबिलिटीज़ में जाएगा, ना ही वो हमने यहाँ पे करना है। हमने सिर्फ किसको पैसे यहाँ पे देने हैं, टू बैंक या कैश, जो आउटसाइडर। यहाँ पे हमने लाइबिलिटीज़ पे की, जैसे यहाँ पे पैसे आए बाय बैंक, यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी। मैं रिपीट दोबारा कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप हमने एसेट्स ट्रांसफ़र की, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की, एसेट्स जो जो बिक गई वो पैसे आ गए, जो पार्टनर ले गया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला गया। फिर हमने आउटसाइडर्स के पैसे दे दिए। आउटसाइडर्स के पैसे देने के बाद कई बारी ना पार्टनर जो है वो लाइबिलिटी भी बेटे टेकन ओवर कर लेता है। जैसे यहाँ पे एसेट टेकन ओवर की, पार्टनर कई बार बोल देता है कि मैं क्रेडिटर्स के पैसे मान लो मैं दे दूँगा, तो यहाँ पे आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
लायबिलिटी टेकन ओवर। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया। यहाँ तक करने के बाद क्वेश्चन में गिवन होते हैं कई बारी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस पे होंगे तो यहाँ पे आएगा टू बैंक, या आप अलग से लिख लेना, इसमें मत लिखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, बैलेंस। सब कुछ ट्रांसफ़र हो गया, हमने बैलेंस निकालना है। अगर इन केस बैलेंस निकालने पे बैलेंस इस साइड बचता है तो आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशो कौन सी, ओल्ड रेशो। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे ही इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर बैलेंस इस साइड बच गया तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे, तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन। वैसे ज़्यादातर इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज आती हैं, तो आज मैंने आपको जर्नल एंट्रीज ही ज़्यादा करवानी है। तो रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज जब आपको आएंगी, अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है जर्नल एंट्री को बनाना, तो आपने रफ़ में, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने जैसे रीवैल्यूएशन में बताया था कि आप सेपरेट अकाउंट रफ़ में बना लो, फिर आपकी जर्नल एंट्रीज फटाफट से बन जाएंगी। तो ऐसे ही इसमें भी आप कर लो, चाहे रफ़ में बना लो रियलाइजेशन, तो फटाफट आपने जर्नल एंट्रीज बना लेनी है। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स आ गई, रियलाइजेशन टू बैंक जो हमने लायबिलिटीज़ पे ऑफ की हैं, ऐसे ही ये सारा। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज हमने करनी है। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब एक चीज़ आपने और याद रखनी है बेटे, अगर इन केस कई बारी क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिटर्स को 20,000 पे करने थे, 20,000 पे करने थे, तो हमने क्या किया, वो 20,000 पे करने के लिए उसने हमारी एक एसेट ले ली, मतलब हमने सेटलमेंट कर ली, हम तुझे पैसे नहीं देंगे, हम एक एसेट दे रहे हैं। तो जो फुल सेटलमेंट हो जाएगी जिसमें, तो वो एंट्री नहीं आएगी आपकी। तो ये आपने याद रखना है। क्लियर? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। इससे पहले आपकी बुक में बेटे ये जर्नल एंट्रीज भी दी हुई हैं, तो आप इसको एक बारी यहाँ से भी चाहे रिवाइज़ कर लेना, रियलाइजेशन टू वेरियस एसेट्स। वैसे मैंने आपको अकाउंट में से क्लियर कर ही दिया है सारा, तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज दी हुई हैं। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे हमने बैलेंस निकाला 2,94,000, तो इसकी एंट्री बन गई कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। क्योंकि बेटे बुक वैल्यू हमने शो नहीं करनी, हमने सेल की 3 लाख में 6% कमीशन माइनस कर दी, बैलेंस बच गया 2,94,000। और हमने लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लेना, क्योंकि हमारे अकाउंट के अकॉर्डिंगली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड जब एसेट रियलाइज्ड होती है तो इस साइड जाती है, मतलब बैंक या कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। हमने थ्रू रियलाइजेशन इनकी एंट्रीज डालनी है, ना कि अकाउंट्स के थ्रू, क्योंकि हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं। तो एंट्री बन गई कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। 2,94,000 हमने डाल दिया, बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग आफ्टर पेइंग कमीशन ऑफ 2% टू ब्रोकर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ जर्नल एंट्रीज हैं। पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट एंट्री है बेटे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1,500। हमने एक्सपेंसेस पे करने हैं रियलाइजेशन के, तो आपने क्या करना है, साथ साथ में जो हमारा फॉर्मेट है उसको रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, हमने जब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो ये हमने लिखा था ना, टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं लिखना, आप हमने यही एंट्री बनानी है, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री आ गई हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड
टू बैंक अकाउंट। आपने नरेशन में मेंशन कर देना कि हमने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, कितने थे 1500 के, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया 1500 का। आपने जर्नल का फॉर्मेट बना के ही जर्नल एंट्री करनी है। सेकेंड एंट्री, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। अब बेटे यहाँ पे बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं गई, क्या किया, पार्टनर ने टेकन ओवर कर लिया वो खर्चा। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। पहले हमने टू बैंक किया क्योंकि हमने पे किया उसको, अब पार्टनर पे कर रहे हैं तो हमने टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर ने वो टेकन ओवर कर लिया खर्चा। तो इसकी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर का नाम है मोहन तो टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट था 600, तो बेटे यहाँ पे अमाउंट आ गया 600 का। तो अपनी नरेशन लिख लेनी है। मैं नेक्स्ट एंट्री पे चल रही हूँ। नेक्स्ट इज मोहन, वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, was asked to look into the dissolution of the firm, for which he was allowed a commission of 2000। मोहन एक पार्टनर है जिसको डिसोल्यूशन के लिए उन्होंने रखा हुआ है, और वो बोल रहे हैं कि डिसोल्यूशन के लिए हम आपको एक जो पेमेंट है वो करेंगे, और वो पेमेंट एक कमीशन होगी 2000 की कमीशन जो उसको मिलेगी। तो इट मीन्स मोहन को कमीशन मिल रही है, तो हमने क्या करना है, जो मोहन को मिल रहा है तो वो मोहन के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मतलब हमारा तो खर्चा हो गया। इट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड to Mohan's capital account and the amount is 2000। क्लियर। यहाँ पे एक्सपेंसेस पे किए मोहन ने तो रियलाइजेशन टू एक्सपेंसेस, यहाँ पे मोहन ने कमीशन मिली है तो रियलाइजेशन टू मोहन्स कमीशन आ गई, मतलब मोहन की कैपिटल आ गई। तो जो भी ट्रीटमेंट है वो हमने थ्रू रियलाइजेशन ही करनी है। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू ₹50,000 टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स, वन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 40,000 इन फुल सेटलमेंट। आपको अभी मैंने फॉर्मेट के टाइम पे बेटे बताया, ये जब फुल सेटलमेंट में कोई भी लाइबिलिटी जो हमारी क्रेडिटर्स हैं वो ख़त्म कर लेते हैं कि इसके बदले में हम ये कर लेते हैं, तो उस केस में कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी यही हुआ, हमारी एक मोटर वैल्यू थी, मोटर कार थी 50,000 की, जिसको हमारे एक क्रेडिटर ने ले लिया क्योंकि हमने उसको 40,000 रुपीज़ देने थे। तो सेटलमेंट कर ली उसने कि आप मुझे 40,000 ना दो, मुझे अपनी मोटर कार दे दो। तो अकाउंट सेटल हो गया खुद ही, तो हमने इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹15,000 वर टू बी मेट बाय राहुल अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। अब रियलाइजेशन के बेटे एक्सपेंसेस हैं 15,000 के, जिसको राहुल ने, जो हमारा पार्टनर है, उसने किया हुआ है, बट साथ में दे दिया कि बट वर पेड बाय द फर्म। तो इट मीन्स पेमेंट किसने की है अब यहाँ पे, राहुल ने तो की नहीं, राहुल ने बोला था कि वो करेगा, बट खर्चा किसने बियर किया, फर्म ने। तो जब खर्चे फर्म ने बियर कर लिए तो यहाँ पे राहुल का नाम नहीं आएगा। रियलाइजेशन के लिए
टू बैंक जाएगा, क्योंकि ये क्या कब आना था, जब राहुल ने पे करना था, तो टू बैंक आ गया या कैश आ गया। डेबिट किसको करना है, रियलाइजेशन को। बस आपकी जर्नल एंट्री बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट। बेटे ये एंट्री एक बार हम दोबारा रीड आउट करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 वर मेट बाय राहुल अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। तो यहाँ पे थोड़ी एंट्री को क्लियर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो राहुल ने मीट किए, मतलब राहुल ने पे किए, बट वर पेड बाय द फर्म, जो फर्म ने पे करने थे। हमने इसको गलत पढ़ लिया कि राहुल ने पे करने थे बट फर्म ने पे कर दिए, बट ऐसा नहीं है, राहुल ने पे किए, फर्म ने करने थे बट नहीं किए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी एंट्री को क्लियर करने में प्रॉब्लम होगी। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 वर टू बी मेट बाय राहुल अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। तो फर्म ने पे करने थे, अब राहुल ने इसको पे किया है, तो राहुल के कैपिटल अकाउंट में ये जाएगा, और राहुल के कैपिटल अकाउंट के थ्रू जाने की वजह से बेटे ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि जो रियलाइजेशन का था वो कब होना था, जब फर्म की ओर से उसने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे की। इसे यहाँ पे हमने किया ना, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस पेड बाय मोहन अ पार्टनर, तब हमने रियलाइजेशन टू वो कर ली अपनी एंट्री। बट इन केस अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है कि यहाँ पे हमने ऐसे किया, यहाँ पे ऐसे नहीं किया, तो इसकी भी चाहे आप एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू कर दो, बट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अल्टीमेटली बेटे फिर आपको 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी, मैं वो भी आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट एंट्री आप करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू राहुल्स अकाउंट, अमाउंट है 15,000 का। ठीक है, राहुल ने पे किया है इसको, तो हमने क्या करना है, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो फिर ये एंट्री आनी है। अब नेक्स्ट है रमेश अ पार्टनर वर पेड रेम्युनरेशन 25,000, ही वॉज टू मेट ऑल द एक्सपेंसेस। रमेश एक पार्टनर है जिसने की वॉज पेड रेम्युनरेशन 25,000, जिसको हमने पे किया है, जो उसने एक्सपेंसेस थे रियलाइजेशन के उसको मेट करना है। तो इसके लिए हम थ्रू रियलाइजेशन इसको डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पार्टनर ने ये किया है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बन गया रियलाइजेशन टू रमेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने उसको पेमेंट की है। तो चाहे अगर इसमें भी आप रियलाइजेशन के थ्रू करना चाहते हो, रियलाइजेशन टू कैश, तो वो भी आप कर लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम फिर सेम फॉर्मेट रखेंगे, चाहे आप राहुल्स कैपिटल की जगह रियलाइजेशन कर लेना। नेक्स्ट इज अनुज अ पार्टनर वॉज पेड रेम्युनरेशन 20,000, ही वॉज टू मेट ऑल द एक्सपेंसेस एंड फर्म पेड 5,000 एक्सपेंसेस। फर्स्ट है हमारे पास अनुज एक पार्टनर है जिसको हमने 20,000 पे करने, तो पहले हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे बन गया रियलाइजेशन टू अनुज कैपिटल, तो यहाँ पे ये पार्टनर का जाएगा। सेकंड है फर्म ने भी 5,000 बेटे पे किया है, तो फर्म ने पे किया तो क्या आना है, टू बैंक, और जो पेमेंट है द फर्म पेड एक्सपेंसेस 5,000, क्योंकि उन्होंने अनुज को ही रखा हुआ है इसके लिए ना, तो वो किसको देंगे 5,000, अब अनुज को देंगे, तो अनुज कैपिटल टू बैंक आएगा। क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। क्रेडिटर्स वर्थ ₹85,000 एक्सेप्ट 40,000 एज अ कैश, and investment worth 43,000 in full settlement of their claim। क्रेडिटर्स जो 85,000 के थे उन्होंने 40,000 का कैश ले लिया हमसे, मतलब हमने यहाँ पे उनको पेमेंट की है हमारी लायबिलिटी की, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना टू बैंक या कैश, ये वाला यहाँ पे ये रिलायबिलिटीज़ पे हमने ये पेमेंट की है 40,000 की।
ठीक है। और जो बाकी पैसे उनके बच रहे थे, 45,000 बच रहा था, इन्वेस्टमेंट वर्थ 43,000 की वो ले गए इन फुल सेटलमेंट। तो जो आइटम तो फुल सेटलमेंट में चली गई 43,000, ये हमने रिकॉर्ड नहीं करनी। हमने किसको रिकॉर्ड करना है? जितने पैसे हमने उनको ये 40,000 बेटे दिए हैं। और किसके थ्रू? रियलाइजेशन के थ्रू। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे 40,000 की बेटे हमने एंट्री जो है वो पास कर दी। नेक्स्ट एंट्री, क्रेडिटर्स वर 16,000, दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यू 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। फिर सेटलमेंट आ गई, ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। क्रेडिटर्स वर ₹90,000, they accepted building valued at 1,20,000 and paid cash to them 30,000। अब बेटे हमने क्रेडिटर्स को 90,000 थे हमारे क्रेडिटर्स, उन्होंने बिल्डिंग ले ली हमारी 1,20,000 की, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को लेने के बदले में जो हमारे ये क्रेडिटर्स थे ना, इन्होंने हमें 30,000 रुपीज़ दिए हैं। मतलब हमने कैश रिसीव किया है यहाँ पे। तो हमारे पास एसेट्स को रियलाइज्ड भी हो गया, पेमेंट भी होगी। तो ये अलग केस बन गया जिसमें क्रेडिटर्स हमें पैसे दे रहे हैं। तो हमने पैसे रिसीव किए हैं यहाँ पे, जैसे हम एसेट्स रियलाइज्ड कर रहे थे अपनी ना, तो ये वैसे ही हो गया। तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी, हमने पैसे रिसीव किए तो पैसे आ गए कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो सिर्फ 30,000 को हमने रिकॉर्ड करना है, ना पेमेंट को रिकॉर्ड करना है, ना बिल्डिंग को करना है, सिर्फ सेटल कर दिया अकाउंट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। नेक्स्ट है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पी एंड क्यू आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। अब हमने इसकी जर्नल एंट्रीज बेटे करनी है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है? फर्स्ट गिवन है हमें बैंक लोन 12,000 वॉज पेड। हमने 12,000 का बैंक लोन पे किया है, तो यहाँ पे पेमेंट हुई है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट था 12,000 का, 12 का ही है 12,000। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री। अब हम करेंगे सेकेंड एंट्री। स्टॉक वर्थ 16,000 वर टेकन ओवर बाय क्यू। पार्टनर ने एसेट टेकन ओवर कर ली, तो इसकी जर्नल एंट्री क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। क्योंकि एसेट टेकन ओवर कहाँ पे जाती है हमारी, हमने ये किया ना, एसेट टेकन ओवर बाय वाली साइड है। तो एंट्री बन गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो अमाउंट गिवन है हमें 16,000 का, तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारी थर्ड एंट्री, पार्टनर पी पेड क्रेडिटर 4,000। जो पार्टनर पी है उसने लाइबिलिटी की एक पेमेंट कर दी है क्रेडिटर को। तो जब पार्टनर लाइबिलिटी की पेमेंट करता है तो ये आता है, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर का नाम गिवन है, तो पीज कैपिटल अकाउंट। हमारी एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट गिवन है 4,000। नेक्स्ट एसेट्स नहीं, ये रहा,
एन एसेट नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज्ड। पहले एक एसेट जो थी बेटे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, तो ठीक है नहीं थी, हमने रियलाइज्ड कर दी, अब बेच दी, पैसे आगे बेच के एसेट रियलाइज्ड। एंट्री बन गई कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो ये हमने रिकॉर्ड कर देना कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो ये अमाउंट बन गया 1200 का। नेक्स्ट एंट्री एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹2000 वर पेड बाय पार्टनर क्यू। अब एक पार्टनर है हमारा जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर का नाम गिवन है क्यू। यहाँ पे एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट and the amount is ₹2000. Now our next entry, profit of realization 36,000 was distributed between P and Q in 5:4 ratio। बेटे हमें ना ये वाला प्रॉफिट गिवन दिया हुआ है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और इन देयर ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे हम एंट्री डालेंगे क्योंकि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है, तो चाहे आप प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन लिख लो, तो चाहे आप रियलाइजेशन, मैं रियलाइजेशन ही ले रही हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और हमें प्रॉफिट गिवन दिया बेटे 36,000 का, जिसको हमने डिवाइड करना है 5/9 और 4/9। ठीक है, ये बन गया 20,000 और 16,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं अपना, ये वाला ले लेते हैं। अमन एंड हर्ष वर पार्टनर इन अ फर्म, they decided to dissolve their firm and pass journal entries to the following after the various assets, cash or bank other than, and the third party's liabilities have been transferred to the realization। अब हमने इसको करना है। फर्स्ट हमें गिवन दिया है देयर वर फर्नीचर वर्थ ₹50,000। अमन took over 50% of the furniture at 10% डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट लिया उसने, एंड द रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। पहले इसकी वर्किंग आपको मैं क्लियर कर दूं बेटे। यहाँ पे 50,000 का हमारा टोटल फर्नीचर हो गया, उसने बोला है कि 50% कौन लेके जा रहा है, पार्टनर अमन, ये लिखा है उसने। अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। 50% कितना होता है 25,000 अमन ले गया, और जो बैलेंस है वो हमने क्या किया है, वो फर्नीचर हमने सोल्ड आउट कर दिया। कैसे किया, वो भी प्रॉफिट पे। इट मीन्स बैलेंस जो बच गया 25,000 वो हमने सोल्ड आउट कर दिया। क्लियर हो गया। उसने बोला जो अमन लेके गया उसको हमने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब लेस कर दें 10%। 2500 डिस्काउंट लेस हो गया, कितना बच गया जो अमन लेके गया, 22,500 बच गया। नेक्स्ट है सेल, और ये सेल हमने कैसे की है बेटे, 30% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट 30%, तो ये 7,500 का प्रॉफिट आ गया हमें। तो अब हमने इसका टोटल कर दिया, ये बन गया 32,500। तो पूरे फर्नीचर की वैल्यू हमारी ये बन गई है। तो 32,500, 22,500, टोटल कितना हो गया हमारा 55 का। तो ये 55,000 में हमारी एसेट जो है वो टोटल होगी। अब हम इसकी एंट्री डालते हैं।
देखो बेटे, इसमें दो टॉपिक दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। एसेट बेची भी है हमने, एसेट पार्टनर ने भी ली है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो अगर आपको एंट्री में प्रॉब्लम आती है तो आप रियलाइजेशन की हेल्प ले सकते हो टू रिकॉर्ड योर जर्नल एंट्री। तो हमारी एंट्री बन गई यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री है अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। टोटल रियलाइजेशन हमारा कितने का बना? 55,000 का। और हमने अमन को कितने में दिया? 22,000, और बेचा कितने में? 32 में। तो अमन के कॉलम में अमन का अमाउंट डाल दो आप, 22,500, और यहाँ पे आ गया 32,500। तो एंट्री रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस वॉज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। बुक में ना दिया हुआ है कि पुराना एक प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस है और हम उन प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसकी एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, पार्टनर के नेम गिवन है हमें, अमन्स कैपिटल, टू हर्षिज कैपिटल। तो टोटल जो गिवन दिया है वो है बेटे 15,000 का। और क्वेश्चन में जो जर्नल एंट्रीज़ हैं उसमें हमें रेशो नहीं गिवन, तो हमने 1:1 की रेशो ले लेनी है। 7,500 यहाँ पे, 7,500 यहाँ पे। तो ये हमारी एंट्री रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। द फर्म पेड हर्षिज लोन ऑफ 6,000 वॉज डिस्चार्ज्ड एट 6,200। ऐसा पहला क्वेश्चन आया है जिसमें जो लाइबिलिटी की पेमेंट है वो हम 200 रुपये ज़्यादा दे रही हैं। तो हर्ष का लोन कितने का था बेटे? 6,000 का। यहाँ पे जो हर्ष का लोन है वो 6,000 ही है, तो हमने वो ही डालना है। यहाँ पे हम लिखेंगे हर्षिज लोन अकाउंट डेबिटेड 6,000। हमने पे कितना किया टू बैंक? 6,200। तो जो 200 हमारे बच गए हैं वो कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट एंट्री। द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड टू बियर दीज एक्सपेंसेस। अब इसमें जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है बेटे 5,000 के पे हुए हैं, तो ऑन द बिहाफ ऑफ हर्ष, तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस पे होने की हमारी एंट्री है हर्ष के थ्रू। जैसे हमने पिछले वाला केस किया है तो हर्ष के थ्रू ही हम कर रहे हैं। हर्ष इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट जो है रियलाइजेशन का था वो है 5,000, तो हमने यहाँ पे वो डाल दिया। नाउ आवर नेक्स्ट एंट्री, E-transaction. In this transaction, a bill of ₹1,200 under discount. The bill was received from Sohan, who was proved insolvent, and a first and final dividend of 25% of his estate हमें रिसीव हुआ। तो पहले तो बेटे हम बैड डेट में डाल देते थे क्योंकि बिज़नेस कॉन्टिन्यू था। तो बिज़नेस बंद हो गया और उसने हमें सिर्फ 25% दिए। 1,200 का 25%, 300। तो पहले हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कि हमें पैसे आए हैं। मीन्स बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो 300 आ गया ये, 1,200 का 25%। अब बेटे उसका जो बिल है वो डिसऑनर हुआ, तो मतलब बैंक को तो हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। तो हमने बैंक को पेमेंट करनी है, बट किसके थ्रू? रियलाइजेशन के थ्रू। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे जो रियलाइजेशन है अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने अब बैंक को लाइबिलिटी अपनी पे करनी है। लाइबिलिटीज़ पे हमारी इसी साइड जाती है, ये रही।
तो रियलाइजेशन टू ये आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स टू whom the firm owned 6,000 accept a stock 5,000 at a discount of 5% and the balance in check। अब इस केस में बेटे क्या किया उसने, जो पार्टनर है, तो यहाँ पे जो हमारा क्रेडिटर है वो है 6,000 का, ये बन गया हमारा क्रेडिटर, लेस पेमेंट जो हमने उसको पे किया, उसने बोला है कि वो स्टॉक ले गया, 5,000 का स्टॉक है जिस पे उसको 5% का हमने डिस्काउंट दिया, तो 5,000 में से 5% बेटे चला गया उसका, कितना बन गया ये हमारे पास, 5% किया 250 लेस हो गया, तो ये बन गया 750। ठीक है, तो इसका बैलेंस हमने निकाला है, क्योंकि उसने बोला है कि जो बैलेंस पेमेंट है वो हमें दे रहा है, तो हमने उसको पे करने हैं बैलेंस, तो बैलेंस कितना बच जाएगा हमारा, 1250 बैलेंस बच गया, तो हमने सिर्फ ये रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये तो सेटलमेंट में चला गया, तो 1250 हमने क्रेडिटर्स को पे किया है, तो यहाँ पे बेटे बच जाएगा हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो हमने 1250 पे कर दिया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि उसने बोला है कि हमने सब कुछ ट्रांसफ़र करना है, तो आप प्रॉफिट और लॉस भी निकाल सकते हो। वो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो पहले आपने डेबिट वालों का टोटल कर लेना है, क्रेडिट वाले को माइनस कर देना है, तो जो बैलेंस आपका निकलेगा वो आपका प्रॉफिट आएगा। पर मैं अभी यहाँ पे उसकी एंट्री आपको नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि जब मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन और समझाऊंगी फिर आपको वहाँ से क्लियरिंग ज़्यादा होगी। अब बेटे एक लास्ट क्वेश्चन मैं रियलाइजेशन का ही ले रही हूँ। रमेश एंड उमेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन देयर कैपिटल रेशो। 31 मार्च 2013 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, करंट अकाउंट गिवन है और कैपिटल गिवन है। बैंक डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी उमेश का करंट अकाउंट गिवन है। ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व। रमेश took over 50% of the stock at 10,000 less than book value. The remaining stock was sold at a loss of rupees 15,000. The debtors were realized at a discount of 5%. Furniture was taken over by Umesh of 50,000 and machinery was sold 4,50,000. Creditors were paid in full. हमारे पास एक बिल है 16,000 का विच वॉज सेटल्ड एट 1,40,000। प्रिपेयर रियलाइजेशन। तो बेटे नहीं तो ऐसे करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ आप जर्नल एंट्रीज़ को ही अच्छे से कर लो, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आपके थोड़े ज़्यादा ही होंगे, है तो चाहे छोटी छोटी जर्नल एंट्रीज़। तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको इसी वर्कशीट में आ जाएंगे, पर ये मैं आपको फिर नेक्स्ट वर्कशीट में क्लियर करूँगी। तो आज के लिए आपने सिर्फ ये जर्नल एंट्रीज़ अच्छे से करनी है। एक्सेप्शन इतनी दे देती हूँ कि चाहे आप नरेशन अभी के लिए मत लिखना, अगर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा डायरेक्टली जर्नल एंट्री डाल के सेंड कर देना अपने होमवर्क को। अगर इन केस टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा तो आप मुझे बोल देना, तो आपका काम जैसे कंप्लीट होगा आप मुझे सेंड कर देना। तो ये क्वेश्चन आपको अब आ जाएंगे, बट इसको मैं करवाऊँगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपने रियलाइजेशन को अच्छे से करना है, और अगर कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी, तो आपने वो क्लियर कर लेना। थैंक यू।